नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज 9 बजे आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें रखने वाली हूं। पहली खबर होगी डीप फेक से जुड़ी हुई। अब ये डीप फेक का ज़माना है और समाज पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये दो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें अभी आपने कुछ सेकंड पहले देखी है, इसमें एक असली है और दूसरी नकली है, ओरिजिनल और डीप फेक, और आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। मामला सिर्फ तस्वीर का नहीं है, इनके बात करने का है, इनके हाव भाव का है। लोकतंत्र के लिए कैसे ये डीप फेक खतरा बन गया है और इससे कैसे निपटना होगा, आज इस पर डिटेल एनालिसिस। और फिर हम बात करेंगे इजराइल हमास जंग में सीज फायर की। हमास ने 13 इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया है। इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदी रिहा कर दिए हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या, क्योंकि 4 दिन का युद्ध विराम, उसके बाद क्या युद्ध और बड़े लेवल पर शुरू होगा। फिर करेंगे बात चीन में आई एक महामारी की। अब चीन में जो कुछ भी होता है वो हमें ज़्यादा डरा देता है, दुनिया को ज़्यादा डरा देता है, इसलिए क्योंकि चीन इन चीज़ों को बड़ा गुप्त रखता है, महामारी के बारे में कोई सूचना नहीं देता और उसके बाद वायरस हमें खाता है, इंसानियत को ख़त्म करता नजर आता है। संदिग्ध बीमारी से चीन के बच्चों में हाहाकार है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, लॉकडाउन जैसे हालात है। ये क्या नई चीज़ है और क्यों ऐसा हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की। और आज उस खतरे से आपको रूबरू करवाना है जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा खतरा है, और ख़ासकर भारत जैसे मुल्क के लिए। सिर्फ भारत ही नहीं, ये खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। ये ऐसा खतरा है जो घातक युद्ध करवा सकता है, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है, और ये खतरा है डीप फेक का। डीप फेक पर हम आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप अपने बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर ये शो अगले कुछ मिनट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ही तस्वीरों का इस्तेमाल करके कैसे गंदगी चारों तरफ फैलाई जा सकती है। और ये गंदगी है डीप फेक वाली। क्या होता है डीप फेक? इसका मतलब है डीप यानी गहरा और फेक यानी नकली। ऐसा जो बिल्कुल फर्जी है लेकिन लगेगा बिल्कुल हकीकत जैसा। एक तरह का बॉडी डबल। फिल्मों में जैसे आप स्टंट सीन्स देखते हैं ना, तो बॉडी डबल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये लगता है कि अरे बाप रे, शाहरुख खान ही फाइट कर रहा है, लेकिन शाहरुख खान की जगह बिल्कुल उसके जैसा हूबहू दिखने वाला एक शख्स, उसका बॉडी डबल काम कर रहा होता है। जिन सीन्स को शूट करने में हीरो को खतरा हो सकता है, उन सीन्स के लिए हीरो जैसे गेटअप में दूसरा कलाकार उसी के फिजिक वाला उस सीन को शूट करता है। वो असली हीरो नहीं होता, लेकिन फिल्म देखने वालों को ये नहीं पता लगता कि इस सीन में बॉडी डबल है कि असली हीरो है। अब एक सवाल आपसे पूछती हूँ। रतन टाटा को तो हम सभी जानते हैं, देश के इतने बड़े शख्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर रतन टाटा आपको बताए कि फला कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा होगा, तो आप क्या करेंगे? उनकी बात टालेंगे कि उनकी बात मान जाएंगे? रतन टाटा को सुनिए। अच्छा, हमने ये सोचा कि आपको पूरा वीडियो दिखाएं, लेकिन फिर हमें लगा कि ये तो इस फेक और डीप फेक वीडियो को प्लेटफॉर्म देने जैसा हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है मैं आपको बता देती हूँ, ये रतन टाटा का एक वीडियो है। चेहरा तो उनका है, लेकिन ये वीडियो रतन टाटा का नहीं है, ये एक डीप फेक वीडियो है। रतन टाटा ने किसी भी बेटिंग ऐप में पैसा लगाने की कोई भी एडवाइस कभी किसी को नहीं दी, लेकिन आम लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि ये वाले असली रतन टाटा है कि ये नकली है, ठीक हिंदी फिल्मों की तरह। अब जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो हमने देखा तो हम भी समझ नहीं पाए। इसमें मनोज तिवारी 3 भाषाओं में बोलते हुए दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो हम सुना पाए तो। क्योंकि अभी अभी नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। He said they will install 15 lakh CCTV cameras. Have they installed?
वादियां के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठगिया है, पर इब के मौका है दिल्ली के धोरे। क्योंकि आपको तीनों वीडियो में मनोज तिवारी एक ही तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणवी में। लेकिन इनमें से 2 वीडियो नकली हैं और असली वीडियो सिर्फ एक है जिसमें वो हिंदी बोल रहे हैं, यानी ये भी डीप फेक है। डीप फेक की दुनिया में सही गलत की पहचान करना, असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल है। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं रख रही हूं, ये तस्वीरें देखिए। इनमें सारा तेंदुलकर दिख रही हैं, काजोल दिख रही हैं, कैटरीना कैफ भी दिख रही है और रश्मिका मंदाना भी दिख रही हैं। और ये सभी वो चेहरे हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, सेलिब्रिटी हैं। जिस तरह के कपड़ों में ये सेलेब्स दिख रहे हैं, आपको लगेगा ये कोई नई तस्वीर तो नहीं, हम तो अक्सर देखते हैं। लेकिन इनमें से एक भी तस्वीर असली नहीं है, ये सब की सब फर्जी तस्वीरें हैं। इसमें वो सेलिब्रिटी हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, मतलब ये डीप फेक है, ये वीडियो झूठे हैं। डीप फेक वीडियो अब बनाए कैसे जाते हैं आप ये समझिए। डीप फेक वीडियो बनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 टूल्स को मिलाकर, तकनीक से और एनकोडर और डीकोडर। एनकोडर किसी वीडियो को देखकर उसकी हूबहू नकल तैयार कर लेता है, उसके चेहरे के हाव भाव को कॉपी कर लेता है, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, सब कुछ कॉपी करता है और उसे फिर दूसरे चेहरे पर चस्पा कर देता है। फिर बारी आती है डीकोडर की। एनकोडर से कॉपी किए गए एक्सप्रेशन और चेहरे को डीकोडर जाकर क्रॉस चेक करता है, फिर जो कमियां उसमें होती है उसे वापस एनकोडर को बताता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि असली दिखने जैसा वीडियो तैयार नहीं हो जाता। ये पूरा प्रोसेस एक चेन की तरह चलता है जिसे जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क कहते हैं। जब डीकोडर ये बता देता है कि वीडियो पूरी तरह असली दिख रहा है तो उसे वायरल कर दिया जाता है। आपको ये पूरी प्रक्रिया बेहद मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अब ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में मौजूद हैं जो 15 मिनट से भी कम वक्त में किसी का डीप फेक वीडियो तैयार कर सकते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी आने वाले समय में अपना बहुत ही विध्वंस रूप हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला है। उसका कारण ये है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि आम आदमी तक उपलब्ध हो गई है। आजकल बहुत से फ्री ऐप्स आ गए हैं जिसके माध्यम से आप डीप फेक वीडियो जनरेट कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। और हम सबको मालूम है कि भारतवर्ष में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए या डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। तो इसलिए लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे ये डीप फेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी ने तस्वीरों को फोटोशॉप तो खूब किया होगा या उसके बारे में सुना बहुत होगा। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जो किसी तस्वीर पर दूसरे चेहरे को लगाने का काम करता है और ये बहुत आसान होता है क्योंकि तस्वीर सिर्फ 2 डायमेंशन में होती है, ठीक है, यानी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। डीप फेक में ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। डीप फेक वीडियो कैसे असल लगते हैं या कैसे असली जैसे लगते हैं ये आपको समझना होगा। देखिए 5 डायमेंशन में डीप फेक का प्रोसेस काम करता है 5D में। पहला डायमेंशन लंबाई है, दूसरा डायमेंशन चेहरे की चौड़ाई है, तीसरा डायमेंशन वीडियो का बैकग्राउंड या गहराई है, चौथा डायमेंशन हाव भाव यानी एक्सप्रेशन है, कौन सा हिस्सा जो है कितना ऊपर जाता है, बात करते वक्त ये निचला होठ किस डायरेक्शन की तरफ आगे आता है, ये सारी चीज़ें। और 5वां डायमेंशन है एक्सप्रेशन को टाइम फ्रेम में मैच करना, यानी जब असली वीडियो में होठ हिले तभी नकली वीडियो में होठ हिले, जब असली वीडियो में मुस्कुराहट आए तभी नकली वीडियो में मुस्कुराहट आए। ये है 5 डायमेंशनल तकनीक। इसीलिए डीप फेक वीडियो में असली और नकली की पहचान बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। अब अगले सवाल पर आपको ले जाना चाहती हूँ। कैसे पहचानें कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो असली है कि नकली है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और जवाब भी एनीवेज मुश्किल होने ही वाला है। इसलिए है ये मुश्किल क्योंकि डीप फेक वीडियो बनाने में जितनी बारीकियां बरती गई है, वीडियो की पहचान करने में उतनी ही मुश्किलात आएंगी।
लेकिन कुछ बेसिक हैं जिन्हें आपको ध्यान रखकर असली और नकली में पहचान करनी है। मसलन चेहरे के हाव भाव। डीप फेक से कितनी भी कोशिश की जाए हाव भाव को 100% मैच कर पाना इतना संभव काम नहीं है। हालांकि डीप फेक तकनीक के पहली बार इस्तेमाल होने से अब तक इसमें बहुत इजाफा हो गया है। पहले हाव भाव 70% तक कॉपी हो जाते थे, अब ये बढ़कर 90% हो गए हैं और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये बड़ा खतरा है। लेकिन ध्यान से देखने पर इसका पता तो लगाया जा सकता है। डीप फेक में पूरी कोशिश के बाद भी किसी के चेहरे के रंग को 100% मैच नहीं किया जा सकता। जैसे बालों का रंग बदला हुआ लगेगा या फिर चेहरे का रंग जो है वो बदला हुआ लगेगा, थोड़ा आपको वो धुंधला लगेगा या ज़्यादा चमकदार जो है वो दिखेगा। और आंखों की मूवमेंट, हर इंसान की आंखों की मूवमेंट अलहदा होती है। अमूमन डीप फेक वीडियो में पलक झपकने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है या बहुत जल्दी पलकें झपकी जाती है। आंखों की मूवमेंट को गौर से देखने पर डीप फेक वीडियो का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन आप तो भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं ना, आपने देखा और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। जिस शख्स का डीप फेक वीडियो बनाया जा रहा है उसकी हाइट एक जैसी होना सामान्य नहीं है। हाइट में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है या फिर चलने का तरीका अलग हो सकता है, जिससे डीप फेक वीडियो को पहचाना जा सकता है। डीप फेक वीडियो में ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया जाता है। यह मूल ऑडियो को 95% तक कॉपी कर सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ध्यान से सुनने पर एआई वाला एक्सेंट वीडियो में गड़बड़ी को पकड़ सकता है। डीप फेक का खतरा कितना बड़ा है? सेलेब्स के डीप फेक वीडियो मैंने हम सब ने देखे और इन वीडियोस की शिकायत भी पुलिस से की गई है। लेकिन जरा सोचिए, किसी आम आदमी का या किसी आम लड़की का डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाए तो क्या होगा? जब तक वो पुलिस में कंप्लेन करेगी, हमारा समाज उस लड़की को किस निगाह से देखेगा, उसके बारे में कितनी बातें करेगा। सेलिब्रिटी तो सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई आम लड़की अपनी बात पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाएगी? ये वो खतरे हैं जो हमारे समाज के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। ये तो आम जिंदगी, ताकि आप उसको एहसास कर सके, हमने बताया है। अब आप फर्ज कीजिए कि किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका डीप फेक वीडियो आ जाए तो आप क्या करेंगे? और वो युद्ध करने की शायद बात कर रहा हो, किसी पर अटैक करने की बात कर रहा हो। डीप फेक की जो शुरुआत है वो 1997 में हो गई थी। तब एक न्यूज एंकर के शब्दों को बदला गया था और ये सब कुछ एक प्रयोग के तौर पर किया गया। 2013 में हॉलीवुड एक्टर पॉल वॉल्कर की मौत हुई। उनकी मौत के बाद फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में वॉल्कर के भाई ने जो है वो काम किया था, लेकिन उन्हें हूबहू पॉल वॉकर का लुक दे दिया गया। ये डीप फेक तकनीक की शुरुआत थी और फिर 2017 से पश्चिमी देशों में डीप फेक बनाने वाले मोबाइल ऐप धीरे धीरे मार्केट में आने लगे और जो अब भारत पहुंच चुके हैं। इस खतरे की गंभीरता सरकार भी समझ रही है, इसीलिए अगले 10 दिन में भारत में डीप फेक के खिलाफ सख्त कानून आने वाला है। डीप फेक वीडियो को वायरल होने से रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनीज की होगी, यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई डीप फेक वीडियो वायरल हुआ तो वो जिम्मेदारी कंपनी की होगी पूरी तरह से, पूर्णतः। ट्विटर पर कुछ वायरल हुआ तो ये जो जिम्मेदारी है वो इलॉन मस्क की होगी, जिसे हम एक्स कहते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम इतने सख्त होंगे कि सोशल मीडिया कंपनीज को इनसे बचने के लिए कोई लूप होल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर कंटेंट वेरिफिकेशन टूल का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। ये टूल डीप फेक वीडियो को पकड़ सकता है। डीप फेक वीडियो पकड़ा जाने के 36 घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया से इसे हटा देना होगा। इस वीडियो से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ही होगी। डीप फेक वीडियो बनाने वाली मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध भी लगाने की तैयारी चल रही है। Deep fakes have emerged as a new threat to democracy. So that's why we need to take very urgent steps to strengthen trust in the society and to protect our democracy. We had a meeting of all the social media platforms today. All agreed that within next about 10 days we will come up with
clear, actionable items on 4 pillars. डीप फेक एक बहुत बड़ा खतरा है। सरकार नियम बना रही है, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय कर रही है, लेकिन इन वीडियो से बचने के लिए आपको भी जागरूक होना होगा। यदि किसी भी वीडियो में गड़बड़ी का अंदेशा हो तो सावधान हो जाइए, वीडियो को रिपोर्ट कीजिए, और आपके किसी जानकार का वीडियो है तो तुरंत पुलिस के पास जाने के लिए उसे कहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आदमी का काम आसान बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, वो अब आदमी का दुश्मन बनता जा रहा है। इस समस्या से लड़ाई तुरंत शुरू करनी होगी। इस लड़ाई को शुरू करने की प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और वो इसलिए है क्योंकि आप जितने वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे उसे उतनी लोकप्रियता मिलेगी। अगर आप जागरूक हो गए तो आपने उस वीडियो को आगे जाने से रोका, और ये लड़ाई आप ही से शुरू होगी, आप ही पर खत्म होगी। अब आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो इंसानियत के लिए नासूर है, जिस खतरे ने मिडिल ईस्ट की शांति को भंग कर दिया है, जिसे इजराइल ने जड़ से मिटाने की कसम खा ली है। जब कोई बेगुनाह दुनिया के सबसे बेरहम हत्यारों और आतंकवादियों के कब्जे से निकल आता है तो उसे कैसा लगता होगा? आपने फर्ज करने की कभी जुर्रत भी की है? ये वो लोग हैं जिन्हें इजराइल से 4 दिनों के संघर्ष विराम के बाद हमास ने रिहा किया है। लोगों को गाड़ियों से ले जाया जा रहा है, जहां पर इनकी सेहत की पूरी तरह से जांच की जाएगी। हमास की ओर से 13 बंधक छोड़े गए, जबकि आज इजराइल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो शामिल हैं, उन्हें छोड़ा गया। जब हम इन बंधकों की रिहाई या अदला बदली की बात कर रहे हैं तो आपके जहन में 7 अक्टूबर की सुबह की वो तस्वीर जरूर घूम रही होगी। हमास के दरिंदों ने इजराइल में घुसकर निहत्थे और बेगुनाह यहूदियों की जान ली थी। इन तस्वीरों से जाहिर है कि बेहद प्लान्ड, योजनाबद्ध तरीके से इसे अंजाम दिया गया ताकि इजराइल घुटनों के बल आ जाए, दुनिया भर में इजराइल की सुरक्षा इंतजाम की धाक खत्म हो जाए। इसीलिए हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए और फिर इजराइल की सीमा में घुसकर हिंसा का तांडव किया। मैं जब अक्टूबर के महीने में इजराइल गई थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से हमास की क्रूरता के सबूत देखे थे। उन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। हमास के आतंकियों ने इस हमले के जरिए बता दिया था कि उनके अंदर इंसानियत का एक भी खतरा नहीं है। उन्होंने मारने से पहले उन लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि उन्हें कभी कोई इंसान भूल नहीं सकता, खासकर जिन पर किया गया वो तो कभी नहीं। इस हमले में इजराइल के अंदर 1200 से ज्यादा यहूदियों का बेरहमी से कत्ल किया गया। इन हमलों से इजराइल का गुस्सा भड़कना वाजिब था। कोई भी स्वाभिमानी और शक्तिशाली मुल्क अपने बेगुनाह लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, उसके कातिलों को यूं ही नहीं बख्श सकता। इसीलिए इजराइल ने अपनी सेना को गाजा की तरफ मोड़ दिया और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ऐलान किया कि जब तक हमास का वजूद खत्म नहीं हो जाता तब तक हमले रुकेंगे नहीं। इजराइल के गुस्से का नतीजा गाजा के लोग 49 दिन तक भुगतते रहे। इस जंग में इजराइल और गाजा में जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमास के हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 5431 घायल हुए, जबकि इसका बदला लेने और हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए इजराइल ने गाजा में जो हमले किए उसमें अब तक 14,800 लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। युद्ध का कोई समर्थन नहीं करता, युद्ध इंसानियत के खिलाफ है, इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो फिर कोई विकल्प होता है क्या? एक शेर है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या हमास को यह पता नहीं था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा? वो इन बर्बर हमलों का बदला जरूर लेगा। इस जंग का कहर सीधा गाजा पट्टी पर टूटेगा, इसमें हजारों लोगों की मौत होगी, लेकिन हमास ने क्या इसकी परवाह की?
इसका मतलब यह है कि हमास को गाजा में रहने वालों की कभी परवाह थी ही नहीं। तस्वीरें देखिए, इजराइल के हमले में गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजराइल में जो चेतावनी दी थी, वैसे ही उसने गाजा पट्टी की तस्वीर को अब दुनिया के सामने ला दिया। इजराइल ने कहा था अब गाजा पहले जैसा नहीं रहेगा, इसीलिए गाजा में हर तरफ अब सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा है। वहां पर सिर्फ मलबा है, धुआं है, राख है, कई इमारतों का नामो निशान मिट चुका है। इनमें कई लोग अपने सगों या रिश्तेदारों को अभी भी तलाश रहे हैं। इस तबाही को रोकने के लिए कतर ने पहल की। अमेरिका और मिस्र ने मीडिएशन किया। कई हफ्ते तक बातचीत के कई दौर हुए और उसके बाद इजराइल और हमास के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये कि 4 दिन तक युद्ध विराम रहेगा। इजराइल कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज सुबह ये डील लागू हो गई। इसकी शर्त के मुताबिक इजराइल हमास के बीच सीजफायर लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। यह आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर 4 दिन तक चलेगा। इस बीच हमास की ओर से हर दिन 13 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे और इसके एवज में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, उनको रिहा करेगा। इसकी पहली कड़ी में हमास ने शाम 7:30 बजे हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से 13 बंधक रिहा किए। उस वक्त वहां पर 4 बज रहे थे। इससे पहले हमास ने वो लिस्ट इजराइल को सौंप दी जिसमें बंधकों की पूरी जानकारी थी। हमास ने इजराइल से कुल 240 लोगों को बंधक बनाया था और उसका दावा है कि 49 दिन तक हुए इजराइल के हमले में 70 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास बहुत शातिर है, इतना शातिर कि बुरी तरह लुटने पिटने के बावजूद वो युद्ध विराम से पहले शर्तें लाद रहा था। हमास ने पहली शर्त क्या रखी थी कि अल शिफा अस्पताल खाली किया जाए, जिसे इजराइल ने नामंजूर कर दिया। इन 4 दिनों तक हर दिन 4 ट्रक फ्यूल भेजने की मांग की गई। इजराइल ने इसको मान लिया। गाजा में रोजाना 200 ट्रक राहत सामग्री भेजी जाए, इसे इजराइल ने मान लिया। अब सवाल यह है कि इजराइल ने सब शर्तें मान ली तो अल शिफा अस्पताल खाली करने की मांग क्यों ठुकरा दी? इसका जवाब है अल शिफा अस्पताल में हमास का सबसे बड़ा अड्डा होना। यहीं से हमास के आतंकी ऑपरेशन हुआ करते थे। बहुत से आतंकी यहीं से ऑपरेट करते थे। आप अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का एक बेस देखिए। यहां हमास ने एक तरफ से अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है, जिसमें एसी है, फ्रिज है, लाइट है, रहने रुकने सोने का इंतजाम है और तबाही का भारी असला है। इस अस्पताल के नीचे एक और बड़ी सुरंग मिली है जिसमें हमास आतंकियों ने बॉम्ब, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल्स सब कुछ रखा हुआ था। सुरंग की ड्रोन फुटेज को शेयर करते हुए इजरायली सेना ने कहा कि हमास आतंकी अस्पतालों को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए इजराइल को हमास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इजराइल ने हमास को खत्म करने का प्रण ले रखा है, इसीलिए 4 दिनों का ये समझौता हमास के लिए केवल 4 दिनों की चांदनी है। हालांकि समझौते का पालन करते हुए इजराइल ने गाजा के एयर स्पेस से अपने एयरक्राफ्ट और ड्रोन हटा लिए हैं, लेकिन इजराइल ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान उसके सैनिक गाजा में ही रहेंगे। अगर हमास समझौते की बातों से पलटा तो फिर उसकी खैर नहीं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि संघर्ष विराम सिर्फ 4 दिन का है, लेकिन ये जंग हमास के खिलाफ है और हमास के खात्मे तक ये चलती रहेगी। इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों को चेता दिया है। سكان قطاع غزة الحرب لم تنتهي الهدنة الإنسانية مؤقتة منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا بالمنطقة الإنسانية الموجودة في جنوب قطاع غزة وعدم التوجه إلى شمال القطاع يمكنكم التوجه فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين العودة إلى الشمال ممنوع وخطير جدا مصيركم ومصير عائلتكم بأيديكم اختاروا القرار الصح ابقوا في منطقة جنوب قطاع غزة أو انتقلوا من الشمال إلى جنوب القطاع وقد أعذر من أنظر। दरअसल हमास ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं और बच्चों को अपना सबसे बड़ा शील्ड बनाया है। इस खबर से पहले
हमने डीप फेक वीडियो की बात की थी, याद है ना? उसका इस्तेमाल करते हुए हमास इजराइल के खिलाफ डीप फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन असलियत इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया इलाके में टॉप हमास कमांडर के बच्चों के बिस्तर और अलमारियों में हथियारों को पाया है। 4 सुरंगें मिली हैं। बड़े इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की वहां पर मौजूदगी मिली है। यहां हमले से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स और बैटल प्लान भी मिले हैं। मतलब हमास पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे, उसकी नीयत का कोई भरोसा करे तो कैसे करे। सीज फायर लागू होने के 15 मिनट के भीतर ही दक्षिणी इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगे। इजरायली अखबार ने दावा किया कि हमास के लड़ाके की तरफ से या हमास की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमास ने रॉकेट दागे कि नहीं, लेकिन इजराइल पूरी तरह सतर्क है। वो अपने बंधकों की देखभाल के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा बलों ने ये वीडियो जारी करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि हमने गाजा से इजराइल लौटने पर बंधकों की देखभाल की तैयारी पूरी कर ली है। हमने उनके लिए कई सेंटर्स बनाए हैं जहां पर ज़रूरी इलाज भी मिलेगा। शुरुआती इलाज उन्हें अस्पतालों में दिया जाएगा, इसीलिए वो वहीं पर रहेंगे। अपने परिवारों के साथ वहीं पर वो मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल युद्ध विराम के बाद गाजा में खामोशी है। हमास के आतंकवादियों को चैन नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी दुनिया में हमास के आतंकियों को ढूंढने के आदेश दे दिए हैं। उसके ज़्यादातर लीडर्स कतर और बैरूत में रहते हैं। मतलब हमास की तबाही तय है, चाहे इसमें 4 दिन और ज़्यादा क्यों ना लग जाए। इजराइल तो हमास के खतरे को कंट्रोल कर चुका है और उसके ख़त्म होने का पूरा प्लान भी तैयार कर चुका है। दुनिया भर को कोरोना जैसी महामारी देने वाले चीन का क्या करें? वहां से खतरा ऐसा एक बार फिर उभरा है जिससे हम सब चिंता में पड़ गए हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखानी हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो बच्चों की हैं, बीमार बच्चों की, तेजी से बीमार होते चीनी बच्चों की। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन बच्चों को छोटी मोटी बीमारी नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो हमारे बच्चों को भी होती रहती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सब बच्चे एक साथ किसी ऐसी चीज से बीमार पड़ रहे हैं जिसके बारे में चीन छिपा रहा है। चीन इन बच्चों के बीमार होने की वजह नहीं बता रहा है, वो इसे नॉर्मल निमोनिया कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीन से बीमारी का डेटा मांग रहा है, लेकिन चीन है कि बता नहीं रहा। इसीलिए सारी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। ये बच्चों का मामला है, क्योंकि कोरोना कल की यादें आज भी ताजा कर देता है। कोरोना का वो काल किसी ने नहीं भूला है। हमने अपनों को खोया है। हमने कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। कितने ही हमारे साथ काम करने वाले दोस्त रिश्तेदार हमें छोड़कर चले गए। तब भी चीन ने कोरोना की बीमारी को सारी दुनिया से छिपाया था। तब भी WHO चीन से पूछता ही रह गया, बताइए ना हुजूर ये क्या है। और जब कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, तब जाकर चीन ने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। सही आंकड़े आज तक उसने नहीं बताए हैं। इस बार खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। बच्चों को घेर रही है ये बीमारी। आप जानते ही हैं कि बच्चे मतलब भविष्य। लगते जिगर, कलेजे का टुकड़ा, आंखों का तारा। युद्ध की जरूरत नहीं है। आप एटम बॉम्ब हथियारों से नहीं, प्रॉक्सी वॉर से भी दुनिया में कहर बरपा सकते हैं। बायो वेपन के इस्तेमाल से तबाही ज्यादा होती है, याद रखिएगा। किसी को शक भी नहीं होता है। चीन में बच्चों को कौन सी बीमारी हो रही है, आप भी सोच रहे होंगे, जिसकी वजह से अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को ड्रिप लगाकर अस्पताल में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल तो जा ही नहीं सकते हैं, क्लास में भी ड्रिप लगाकर बैठे हुए हैं, अगर इन केस वो स्कूल खुला हुआ है तो। चीन ने बच्चों से जुड़ी बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया। मिलता जुलता जो लक्षण बच्चों में मिल रहे हैं वो निमोनिया से बिल्कुल अलग है। बीमारी की चपेट में आ रहे बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है, तेजी से बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां,
सामने आ रही है। अगर चीन के हिसाब से ये निमोनिया है भी, तो भी चीन दुनिया को सच क्यों नहीं बता रहा है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे बीमार हैं। ये जो रहस्यमय बुखार है, बीमारी है, उसकी जानकारी सामने आई है तो WHO या चीन के जरिए नहीं आई है। ये जानकारी प्रो मेड इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। ये वही प्रो मेड इंस्टीट्यूट है जिसने चीन से फैल रहे कोविड-19 की जानकारी दिसंबर 2019 में WHO को दी, सारी दुनिया को दी, और सारी दुनिया को इसके ठीक 2 महीने बाद खतरे का असल अंदाजा लगा। प्रोमेड संक्रामक बीमारियों पर नजर रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के बॉस्टन में है। यह संस्था इंसानों और जानवरों में फैल रही बीमारियों पर बहुत पैनी नजर रखती है। WHO तो अभी भी चीन से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कर रहा है, प्लीज बता दो, लेकिन चीन की बेशर्मी देखिए, बताने के लिए वो तैयार नहीं है और होगा भी नहीं। 22 नवंबर को WHO की चीन से की गई रिक्वेस्ट आपके सामने रखती हूं। उस पर WHO चीन के आगे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा है और सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। WHO ने जो सवाल पूछे हैं वो सारी दुनिया के वजूद से जुड़े हुए सवाल हैं। WHO ने चीन से बीमार मरीजों का डेटा मांगा, बच्चों में बीमारी कैसे और किन वजह से फैल रही है ये पूछा, बीमारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए ये पूछा, क्या बच्चों में बीमारी किसी नए वायरस की वजह से तो नहीं है ये पूछा, कौन कौन से क्षेत्र में इस बीमारी का प्रभाव है चीन के ये भी पूछा गया, क्या बीमारी की वजह से किसी की मौत हुई है। ये सारे सवाल चीन को दिए गए, लेकिन चीन इसे सिर्फ सामान्य बीमारी कह रहा है नॉर्मल डिजीज है ये। WHO ने इसे H9N2 वायरस नाम दिया है फिलहाल, क्योंकि निमोनिया संक्रामक बीमारी ये नहीं है। H9N2 ये संक्रामक बीमारी है, यानी कंटेजियस है। ताइवान की वेबसाइट FTV न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन के लक्षण पाए गए थे। उन्हें खांसी नहीं थी। बच्चों के अस्पताल के अलावा पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पतालों और केंद्रीय अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। H9N2 पीड़ित के संपर्क में आए लोग संक्रमित हो रहे हैं। चीन जिसे सामान्य निमोनिया कह रहा है, उसे दुनिया रहस्यमयी बीमारी मान रही है। तेज बुखार और फेफड़ों में जलन की शिकायत से बीजिंग में 800 किलोमीटर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। बीजिंग और लियोनिंग सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। बीमारी के फैलने से रोकने के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। चीन ने नेशनल हेल्थ कमीशन जो बना रखा है, उसकी तरफ से 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी गई थी और कहा यह गया कि बीमार बच्चों को अपनी चपेट में ये नॉर्मल सी बीमारी ले रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने निमोनिया फैलने की वजह कोरोना पाबंदियों का हटाना बताया था। चीन में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि बीमारी के पीछे की असली वजह क्या है। चीन में हमेशा ये होता रहा है, उनकी पॉलिसी है, वो अपने सीक्रेट्स को बाहर नहीं जाने देते, और अगर वो कोविड में ऐसा ना करते तो दुनिया में इतने लोगों की मौत ना होती। अभी क्या है, छोटे बच्चों की जान पर आ बनी है, उनके हॉस्पिटल्स फुल है नॉर्दर्न चाइना में, इवन हॉस्पिटल के बाहर लोगों की क्यू लगी हुई है। लेकिन जिस मैग्नीट्यूड में हो रही है वो बहुत भयावह है, और एक बार ये चाइना से बाहर निकलेगा तो चूंकि ये इसका मैग्नीट्यूड इटसेल्फ ये बता रहा है कि फैलने वाली बीमारी है तो जरूर फैलेगा। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की लिस्ट मांगी है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये आने वाली बड़ी मुसीबत की झलक तो नहीं है जिसे चीन फिर से छिपाने का काम कर रहा है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। चीन में पिछले 24 घंटों में आप जानते हैं 13,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं। बीजिंग में रोजाना 1200 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। मरीज बच्चों की भीड़ इतनी है कि चाइल्ड हॉस्पिटल्स 5 दिन की वेटिंग वहां पर चल रही है। एक साथ कई बच्चों को एडमिट होने से डॉक्टरों पर बोझ बढ़ गया है। कई जगह उनकी कमी दिख रही है। मरीजों के तादाद जो है वो पिछले साल की तुलना में 50% ज़्यादा हो चुकी है। कार्डियो, न्यूरोलॉजी और क्रिटिकल केयर के सीनियर डॉक्टर्स की इस वक्त मदद ली जा रही है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या क्या चीन की लैब से फिर से कोई वायरस विस्फोट तो नहीं हुआ है? क्या चीन कोरोना वायरस की तरह एक और झूठ छिपा रहा है? क्या दुनिया के बच्चों पर वायरस का संकट इस वक्त मंडरा रहा है? उस बीमारी को चीन क्यों छुपा रहा है? आई थिंक दे शुड शेयर दिस फीलिंग और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इंटरवीन करना चाहिए और बाकायदा मैं समझता हूँ चीन के बॉर्डर्स पे कोई सर्वेलेंस होना चाहिए। इसे लेकर भारत क्या कर रहा है? भारत की तरफ से पहली बार तो वक्त रहते लॉकडाउन लगाकर चीन के कोरोना विस्फोट को रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी शमशान घाटों में लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी क्योंकि कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया था। इस बार भारत की तैयारी कितनी है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि भारत चीन में बच्चों में H9N2 के प्रकोप और निमोनिया के रिपोर्ट किए गए मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ सांस से संबंधी बीमारी से भारत को कम जोखिम है, यानी कि भारत की तैयारी पूरी है क्योंकि भारत चीन की चाल को अच्छी तरह से समझ रहा है। पहले भी भारत ने वक्त रहते लॉकडाउन लगा दिया था और कोरोना से बहुत बड़े नुकसान को रोक दिया था। अभी तक तो ऐसा कोई इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ जितने नॉर्मल पेशेंट्स बच्चे डेली भर्ती होते हैं, जैसे कि अराउंड 20-25 बच्चे डेली भर्ती होते हैं, तो अभी तो कम ही बच्चे भर्ती हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ भारत की तैयारियों से तो सारी दुनिया को बचाया नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो WHO को ही कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चीन चाहे सच बताए या ना बताए, लेकिन WHO ने कोरोना काल से सबक लेकर अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दी है, शुक्र है। WHO ने रहस्यमय निमोनिया से बचने के सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव है? बीमार होने पर घर पर ही रहें, अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, घर में वेंटिलेशन को बेहतर बनाएं, बार बार हाथ धोने की सलाह दी है, बाहर निकलते वक्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, कोई परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लेने की बात कही है और बच्चों का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है क्योंकि ये बीमारी बच्चों से आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट्स में भी फैलती बताई जा रही है, इसीलिए सावधान होने की ज़्यादा ज़रूरत है। चीन को क्या है, जब बीमारी महामारी बन जाएगी तब कहेगा सारी दुनिया को सावधान हो जाओ, गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप भी जानते हैं तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए ख्याल रखिएगा।